नमस्ते। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था यस कि एक ट्रायंगुलर वेज है और जिसके ऊपर दो ब्लॉक्स स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड हैं। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये मैंने आपको दिया था। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड आई आस्क्ड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ओके, सो आई एज्यूम आपने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। हालांकि ग्रुप पे किसी ने मुझे आंसर तो नहीं किया, बट लेट्स बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए डाउनवर्ड। मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लॉक इधर आ जाए, पर वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब जब ये पॉइंट इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये ऊपर की तरफ उतने से ही एक्सेलरेट करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अब आपने एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिए, अब क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम्स। लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। स्ट्रिंग में टेंशन टी, तो इधर भी टेंशन टी रहेगी, तो स्मॉल एम का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अपन। स्मॉल एम, ये जिस प्लेन पर रखा हुआ है उस प्लेन का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है, तो इस पे mg के कंपोनेंट्स लगा दिए अपन ने। यहाँ पे आएगा आपके पास mg cos 60 और यहाँ पे आएगा mg sin 60। ऊपर आएगी टेंशन, इधर आएगा नॉर्मल, कॉल इट n1, और इधर ही आपके पास है एक्सेलरेशन। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास mg/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3/2 mg। तो आप इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बनाएंगे, एक तो आप n इज इक्वल टू लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, तो n हो जाएगा आपका mg/2 के इक्वल, जो कि जरूरी नहीं है। दूसरा लिखेंगे आप t माइनस √3/2 mg इज इक्वल टू ma, f इक्वल टू ma लगा दिया। फिर दूसरा ब्लॉक जिसका मास है 2m, द सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 2m, वो कुछ एंगल बना रहा है, कितना, 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2mg sin 30, यानी कि mg हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास 2mg cos 30, जो सॉल्व होके आ जाएगा √3mg, और ये नॉर्मल n2, यहाँ पे लग रही है टेंशन t और एक्सेलरेशन नीचे है। तो मैंने आपको सिखाया है कि फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, यानी यहाँ पे आएगा आपके पास mg माइनस t इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन एलिमिनेट कर लीजिए, तो आई विल ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो ऐड बोथ इक्वेशंस, 1 + 2, व्हाट विल आई गेट, t से t कैंसिल हो जाएगा, आई विल हैव mg माइनस √3/2 mg इज इक्वल टू 2ma प्लस ma, 2ma प्लस ma, m से m पहले आप कैंसिल कर ले, तो आपको मिल रहा है 2 माइनस √3/2 इंटू g इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जो आपको मिल जाएगा, इट विल बी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, दैट विल बिकम 6 इंटू g। अब पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, तो आप देख सकते हैं √3 कितना होता है, 1.73, यस। सो 2 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 6 इंटू जी, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर भी निकाल सकते हैं। तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 1.27 डिवाइडेड बाई 6g। आप इतना छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेंशन अगर निकालना होती तो इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 में, वहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करेंगे वेइंग मशीन की, है ना, कि आप वेट मेजर करते हैं तो वेइंग मशीन रीडिंग क्या देती है। So
सो वेइंग मशीन, तो सिंपल, आप क्या करते हैं, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, है ना। ये आपकी, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये कैसे काम करता है, हम सिर्फ इसका फोर्स वाला पॉइंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये रीड करता है वो होता क्या है। दिस इज योर वेइंग मशीन, ये इसकी सेंसिटिव सरफेस है, मतलब आप इसके ऊपर खड़े होंगे तो ये आपको वेट बताएगी। दिस इज द सेंसिटिव सरफेस, ये इसका बेस है, ठीक है, दिस इज द बेस। और इसके ऊपर सपोज जाके आप खड़े हो गए, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, लाइक दिस, तुम्हारा मास m है, तो ये वेइंग मशीन बताएगा क्या। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये पार्ट आप लिख लें। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज द नॉर्मल फोर्स exerted by the body on the machine surface. तो वेइंग मशीन सिंपली नॉर्मल फोर्स बताती है। अब वो नॉर्मल हो सकता है आपकी वेट के इक्वल हो, या हो सकता है वेट के इक्वल ना हो, कुछ डिफरेंट आ रहा हो, सो इट डिपेंड्स। ऑलराइट, जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया उस केस में मैं अगर खुद का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं खुद के ऊपर। तो एक तो मेरा जो वेट है दैट इज मास इनटू जी, और दूसरा जो फोर्स है वो आएगा नॉर्मल फ्रॉम द वेइंग मशीन, लेट टेक इट एन। अब वेइंग मशीन के ऊपर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं तो वो भी अपन देख लेते हैं साइड में। दिस इज द वेइंग मशीन, तो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं नॉर्मल, मुझे सिर्फ वही पता करना है मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। तो ये नॉर्मल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, एज आई एम इन इक्विलिब्रियम, कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, इन ग्राउंड फ्रेम डेफिनेटली। हमारे ऑब्जर्वर्स इन सारी सिचुएशंस में कहां पे खड़े हुए हैं, ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम है। सो इस हिसाब से मेरा जो n है वो किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया। ये बात समझ में आ रही है आपको। और n ही ये रीडिंग है, तो रीडिंग किसके इक्वल आ गई, mg के इक्वल। पर वो जो वेइंग मशीन है उसमें रीडिंग आपको किलोग्राम्स में दिख जाती है, मतलब वो 10 से डिवाइड करके आपको आंसर बताता है। एनीवे, इज इट नेसेसरी कि मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं और वो मेरा करेक्ट वेट बताए, ठीक है। सो जरूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज ये वेइंग मशीन है, ठीक है, और आप इसके ऊपर खड़े हुए हैं और वेइंग मशीन एक एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है। दिस वेइंग मशीन इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर, ठीक है, ये आपका एलिवेटर है, एंड दिस एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर बोल रहा है कि एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है और ये आपकी वेइंग मशीन है, आपका मास m है। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। हियर इज द केस 1 जो मैंने इधर ड्रॉ किया है, जिसमें कि आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। ये केस 2 जिसमें कि आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो व्हाट विल यू डू, आपको तो नॉर्मल फाइंड करना है। सो आई एम ड्रॉइंग FBD ऑफ मी, माय फ्री बॉडी डायग्राम। तो कौन कौन से फोर्सेस आएंगे मेरे ऊपर, mg आएगा, हाँ जी mg आएगा, और कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल, वही आ रहा है, नॉर्मल फ्रॉम द वेइंग मशीन। पर नाउ एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर आई एम एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो यहाँ पे मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा दिया था, नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब मुझे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, यहाँ एक्सेलरेट कर रहा हूं मैं। सो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो n comes out to be mg plus ma, or you say n comes out to be mg plus a. So here
the reading is greater than the actual weight. So you can write here reading of weighing machine is greater than actual weight. ठीक है, तो आपका एक्चुअल वेट अगर सपोज 600 न्यूटन है, मतलब आप 60 किलोग्राम्स मास है आपका, तो यहां पे आपका जो रीडिंग है वो 60 से ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं ये बात? आप हैवी फील करें, आपको लगेगा मेरा मास बढ़ गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन। आप मशीन को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, मोर देन योर वेट। ओके, केस 3 जिसमें कि हम मान सकते हैं कि सपोज एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। लेट अस टेक दैट केस। केस 3 कि एलिवेटर के अंदर खड़े हुए हैं और एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। सो हियर इज द एलिवेटर, यहां पे हम खड़े हुए हैं, दिस इज वेइंग मशीन and here you are. Okay, your mass is m, elevator is accelerating downward as seen by an observer on the ground. Here is the observer. ठीक है, अब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या दिखेगा मुझे खुद के फ्री बॉडी डायग्राम में? तो मुझे दिखेगा कि मेरे ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो मेरे ऊपर लग रहा है mg और दूसरा मेरे ऊपर लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल, पर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं नीचे, तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट इक्वल टू एम ए। तो यहां पे एन चाहिए, एन को इधर, एम ए को इधर, तो एन आ रहा है मेरे पास एम जी माइनस एम ए, मतलब यहां पे जो एन आ रहा है वो एम जी माइनस ए आ रहा है। रटना नहीं है आपको, समझना है कैसे लेके आ रहे हैं अपन। इसका मतलब हियर रीडिंग ऑफ weighing machine is less than actual weight। तो जो आपका एक्चुअल वेट है mg, यहां पे जो रीडिंग आ रही है वो कम आ रही है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है इसे अपन एपरेंट वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रीडिंग को? एपरेंट वेट, यानी जो हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, वो कितना है। तो यहां ज्यादा आपको वेट फील होगा, यहां कम फील होगा। Suppose here in this case, suppose elevator is in the free fall, say case 4, I'm writing here, say if cable supporting the elevator breaks, मान लीजिए एलिवेटर जिन केबल्स की हेल्प से ऊपर नीचे जाता है वो टूट गए, तो फिर वो फ्री फॉल में आ जाएगा आपका एलिवेटर। यस, है ना? Then what will happen? Break, then it will be in free fall। मतलब सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा होगा। सो हियर इज द एलिवेटर जिसकी केबल टूट गए, आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए हैं। इन द एलिवेटर what will be the reading of the elevator? मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ g हो गया, as seen from the observer on the ground। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? आपका ऑब्जर्वर है, सो दिस इज u। तो आपका मास, नॉर्मल फोर्स ऊपर और आपका एक्सेलरेशन नीचे, वो भी g के इक्वल। तो यही फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ फोर्स माइनस ऊपर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जो कि mg है। तो n किसके इक्वल होगा? आपका mg माइनस mg, मतलब जो n है वो किसके इक्वल आएगा? आपका 0 के इक्वल। यस, सो मतलब योर रीडिंग और इज इक्वल टू 0। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, कैन इट बी डिफरेंट फ्रॉम योर वेट? यस, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वेट। अगर मैं वेइंग मशीन के ऊपर हूं और मैं ऊपर ही एक्सेलरेट कर रहा हूं तो वो रीडिंग ज्यादा आएगी, नीचे एक्सेलरेट कर रहा हूं तो कम आएगी, और अगर फ्री फॉल में आ गया एलिवेटर तो मेरी रीडिंग 0 आएगी।
आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक वेइंग मशीन है, ठीक है, दिस इज वेइंग मशीन kept on a floor, और ठीक है, आप बिंदास खड़े हुए हो, आपके ऊपर एक और वेइंग मशीन रखी हुई है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक, ठीक है। अब मासेस देख लीजिए, ब्लॉक का मास m1 है, वेइंग मशीन का मास खुद का m2 है, और तुम्हारा मास m3 है, इस वेइंग मशीन का मास m4 है। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइंड रीडिंग्स ऑफ बोथ वेइंग मशीन्स। तो क्या करोगे भाई, वेइंग मशीन 2 की रीडिंग निकालनी है मुझे, तो डेफिनेटली ये इसकी सेंसिटिव सरफेस है ना, सेंसिटिव सरफेस दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये सेंसिटिव सरफेस है ऊपर की। तो वेइंग मशीन 2 की रीडिंग अगर मुझे चाहिए तो मुझे जानना होगा कि वेइंग मशीन 2 के ऊपर उसकी सेंसिटिव सरफेस पर नॉर्मल कितना एक्ट हो रहा है। तो वेइंग मशीन 2 इज दिस इज वेइंग मशीन 2, दिस इज वेइंग मशीन 1। इस पे खुद का मास m2g लग रहा होगा, पर वो सेंसिटिव सरफेस पे नहीं लग रहा है। सेंसिटिव सरफेस पे तो एक नॉर्मल आ रहा होगा, कॉल इट n1, यस, और एक नॉर्मल नीचे की सरफेस पे जरूर लग रहा होगा n2। अब ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इसका मास m1 है, नीचे m1g और ऊपर n1। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी रीडिंग क्या है। रीडिंग इज द नॉर्मल एक्टिंग ऑन द सेंसिटिव सरफेस, सो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 2 वो आएगी आपकी n1 के इक्वल, एंड फ्रॉम हियर यू कैन से n1 इज इक्वल टू m1g। तो आपकी ये जो रीडिंग है वो किसके इक्वल आएगी, m1g के इक्वल। पहला आंसर। अब वेइंग मशीन 1 की रीडिंग निकालनी है तो आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा, वेइंग मशीन 1 की टॉप सरफेस पे कितना लग रहा है, तो उसके लिए आपको ये पूरा सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये पूरा सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, दिस वेइंग मशीन 2 और इसके ऊपर ब्लॉक, दिस इज माय सिस्टम। तो इस सिस्टम में कितने फोर्सेस आ रहा है, टोटल वेट आएगा, ये m1, ये m2, ये m3, तो टोटल वेट आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g, यस, और नीचे से ही नॉर्मल आएगा, से कॉल दिस नॉर्मल टू बी n3। और ये नॉर्मल कौन लगाएगा, द वेइंग मशीन 1। अब वेइंग मशीन 1 का भी फ्री बॉडी डायग्राम आप देख लें टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो वेइंग मशीन, इस पर जो फ्री बॉडी डायग्राम आएगा वो इसका वेट लगेगा m4g, ऊपर से यहाँ नॉर्मल लगेगा विच इज n3, नीचे से भी एक नॉर्मल लगेगा से n4। अब इसके सेंसिटिव सरफेस पे कौन सा नॉर्मल लग रहा है, n3। तो जो रीडिंग है आपकी, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 2 वो होगी n3। और फ्रॉम दिस डायग्राम आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि जो n3 है वो m1 प्लस m2 प्लस m3 g के इक्वल है। तो यहाँ जो रीडिंग आएगी वो यही आ जाएगी, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g, दैट इज द आंसर। तो एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये, ठीक है। सो आई अज्यूम कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया है कि हाउ वी आर डीलिंग विद दिस वेइंग मशीन आइडिया। सो हियर आई एम टेकिंग अनदर ए स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है, ओके।
ऑलराइट, तो आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा, वेइंग मशीन पे अगर आप जंप किए तो क्या होगा? तो जब आप जंप करते हैं तो आप स्क्वीज करते हैं खुद की मसल्स को और आप सडनली रिलीज करते हैं, तो उस केस में आप अपने वेट से भी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, एमजी से भी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं सरफेस पे, तो सरफेस भी उतना ज्यादा फोर्स आप पे एक्सर्ट करती है, दैट्स व्हाई यू कैन जंप। तो अगर मैं एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ हूं और मैं जंप करूं तो जस्ट इन द जंपिंग प्रोसेस जो रीडिंग है वो एमजी से ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊं वेइंग मशीन के ऊपर तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, बिकॉज माई एमजी डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, स्टिल नॉर्मल इज बैलेंसिंग माई एमजी, ओके। सो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे ये है, देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kgs, ठीक है, capped on a floor and a force of F is applied on this block, और इस फोर्स का जो वैल्यू है वो है 2t न्यूटन, ठीक है, 2t न्यूटन, where t is measured in seconds, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम after which block just leaves contact with the floor। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, मान लेते हैं वो टाइम t है, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मैंने जैसे बोला है कि आप हमेशा क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, पॉज करिए, खुद से करिए, फिर देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 100 न्यूटन का फोर्स, ऊपर कितना लग रहा है 2t, एंड द ब्लॉक, और ऊपर क्या भी लग रहा है, नॉर्मल। हाँ जी, तो किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल भी एक्ट हो रहा है, बट जस्ट कॉन्टेक्ट लीव करने का मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अभी भी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहेगा, यस और नो, यू आर जस्ट लीविंग द कॉन्टेक्ट देयर। सो आप लिख पाएंगे कि जो 2t है वो 100 के इक्वल है, और आपका जो t है वो कितना आएगा, 5 सेकेंड्स। इसका मतलब फ्रॉम द टाइम दैट इज 0 to 5 इस ड्यूरेशन में नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू 0। कितना है इस ड्यूरेशन में नॉर्मल? तो अपन देख सकते हैं इस ड्यूरेशन में जो फोर्स है वो 2t है, नीचे जो फोर्स है वो 100 है, ऊपर जो फोर्स है वो नॉर्मल है, इक्विलिब्रियम में है, ये एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि अभी लिफ्ट तो हुआ नहीं है इस ड्यूरेशन में। तो फिर आप लिख पाएंगे कि जो 2t प्लस n है वो 100 है, तो आपका जो n है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2t, अगर आपसे कोई पूछता है तो। हालांकि मैंने तो सिर्फ यही पूछा था आपसे। अच्छा, व्हाट विल हैपन से सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक at t equal to 7 seconds. So how will you calculate this acceleration? No problem, I'll just write what is the force acting at this instant, 2t, so 2 into 7, so it is 14. Yes or no? I'm sorry, ये 50 seconds आएगा, sorry for that, it is 50, ठीक है। और तो मैं 7 सेकेंड पे तो भाई एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, 50 तक तो एक्सेलरेशन 0 ही है, ठीक है। सो ये मैं 7 सेकेंड की जगह आपको 70 सेकेंड कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 140 न्यूटन, और नीचे कितना लग रहा है, 100। नॉर्मल तो लगना बंद ही हो चुका है, 0। तो अब इम्बैलेंसिंग की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन होगा ऊपर, तो एक्सेलरेशन आप कैसे लिखेंगे, 140 minus 100, force in direction of acceleration, mass is 10 kilograms, so write it is equal to 10a। so आपको क्या मिल जा रहा है, 10a is equal to 40, a is equal to 4 meter per second square। yes, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि till 50 seconds this block is not lifting, normal act हो रहा है till 50, या नॉर्मल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जाएगा
इट इज 100 माइनस 2t टिल 50. ओके, नाउ 50 के बाद बात करें अपन, यस इट इज स्टार्टिंग टू एक्सेलरेट और ये एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा है. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट t इक्वल टू 70 सेकेंड, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट t इक्वल टू 70 सेकेंड्स, थर्ड पार्ट. ब्लॉक एट t इक्वल टू 70 सेकेंड, आपने फोर्स लगाना चालू किया है t इक्वल टू 0 से. तो आपको एक कहानी तो पहले ही पता है, क्या कि एक्सेलरेशन 0 है कब तक, यहां तक. अब सिर्फ आपको डिस्कस क्या करना है कि भाई इस इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज व्हाट यू वांट. यस, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे. नॉर्मल 0 हो चुका है, फोर्स 2t है, पर फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है ना. ऐसा मत सोचना कि एक्सेलरेशन तो 4 आ गया भाई अब लगा दो v इक्वल टू यू प्लस 80, गलत हो जाएगा. एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, t इक्वल टू 50 पे 0 है, 51 पे कुछ होगा, 52 पे कुछ और होगा. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन. सो अपन ने एक्सेलरेशन ऊपर मान लिया, ठीक है, जो भी है ये दो ही फोर्स है, नॉर्मल तो 0 हो चुका है, तो अपन लिखेंगे 2t माइनस 100 इक्वल टू 10a. जो a है वो आ जाता है मेरे पास t/5 माइनस 10. तो मैं यहाँ लिख दूं t/5 माइनस 10. तो ये कैसी मोशन हो गई भाई, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन. ठीक है, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन. तो आपको सिखाया मैंने हाउ टू डील विद दिस मोशन. क्या करोगे, आपको वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा dv/dt एंड देन यू विल सॉल्व. तो देखिए, so it's a good question having the fusion of this laws of motion and kinematics. So अब मैं यूज करूंगा put a equal to dv/dt. so आप लिखोगे dv is equal to a dt. so dv is equal to a is what, t/5 minus 10 into dt. I'll integrate. अब कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ 50 से 70, क्योंकि 0 से 50 में तो ये एक्सेलरेशन टर्म 0 ही है. ठीक है, तो आप लोअर लिमिट 50, अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v. ठीक है, तो आपको मिल गया v माइनस 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा t/5 माइनस 10 का होल स्क्वायर बाई 2. बट हाँ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपने वो रूल लगा दिया है f ऑफ ax प्लस b वाला. तो यहाँ पे t/5 है तो साथ में 1/1/5 का फैक्टर भी आएगा. तो आप 50 से 70 तक, तो क्या आ जाएगा 5/2, 2 बाहर, t की जगह एक बार आप रखेंगे 70, 70/5 माइनस 10 इसका स्क्वायर, माइनस इसकी जगह एक बार रखेंगे आप 50/5 माइनस 10 का स्क्वायर. सो आप देखिए क्या आता है आंसर आपका v का. तो इसे अपन कैंसिल करें तो कितनी बार जाएगा, 14 टाइम्स. सो 14 माइनस 10 इन 4 का स्क्वायर 16, माइनस ये तो 0 ही हो जा रहा है, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जा रहा है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट t इक्वल टू 70 सेकेंड्स. वेल आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. लेट्स इसके आगे अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.